नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हमने ये घनाभ बनाया और इसमें गोले को प्रदर्शित करते हैं। अब ये हमने गोले बना दिए। ये 3D है दोस्तों, तब भी हमारा यहाँ पर ये गैप यहाँ पर कम दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा गोले बन गए। ये ए बिंदु, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, और ये इसका इस गोले का केंद्र ये हो गया। इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है। इनकी त्रिज्या आर, इनकी त्रिज्या हो जाएगी आर, और घन के कोर की लंबाई हो जाएगी ए। प्रत्येक कोर की, इस वाले कोर की भी ए होगी, इस वाले कोर की भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। तो इस तरीके से सभी कोरों की लंबाई क्या होगी? ए होगी। अब इसमें इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ लाइनें। अब इसमें अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, इसको निकालता हूँ दोस्तों। कैसे? देखो, 8 कॉर्नर हैं। कॉर्नर में 1/8 का योगदान होता है, और केंद्र में एक बिंदु है, क्योंकि अंतः केंद्रित होता है तो एक कण केंद्र में भी होता है। तो ये बन गया हमारा 1 और 1 2, कणों की संख्या 2 हो गई। अब हमें मालूम है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 कणों द्वारा घेरा गया आयतन, 2 कणों द्वारा घेरा गया आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2, 8/3 पाई आर क्यूब। 2 गोले द्वारा इतना घेरा जाएगा। माना, अब मानते हैं, माना कोर की लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन की एक कोर की लंबाई ए सेंटीमीटर, घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। अब देखते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर, ये ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ए सी इसमें विकर्ण हो गया, विकर्ण। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका विकर्ण, विकर्ण हो गया आपका। ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी आपका विकर्ण है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर हो जाता है आपका विकर्ण को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें ए बी का वर्ग, ए बी मीन्स ए है, ए का वर्ग, बी सी ए है, ये भी ए का वर्ग, 2a स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया आपका।
ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a²। तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका √2a² 2a² हो जाएगा √2a²। तो ए सी बराबर a√2। अब ये ए सी बराबर a√2 निकल गया त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर धन सी डी का स्क्वायर। ये है आपका ए सी का स्क्वायर धन सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर धन ये स्क्वायर है सी डी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर अभी निकला है हमारा, ए सी का स्क्वायर निकला है a√2, या हम ए सी का स्क्वायर निकला हुआ है हमारा यहाँ पर 2a², या इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ए सी का स्क्वायर निकला 2a², और सी डी का स्क्वायर निकला a²। 2a² प्लस a² बराबर हो जाएगा 3a², यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका 3a², या ए डी बराबर a√3। चूंकि हम जानते हैं क्या, ए डी बराबर, ये ए और डी बराबर कितनी लंबाई है हमारी इसकी, यहाँ से यहाँ तक आर त्रिज्या इसकी, या आर त्रिज्या इसकी, या आर त्रिज्या इसकी, या आर त्रिज्या इसकी। ए डी बराबर 4r, चूंकि ए डी बराबर 4r, और ए डी बराबर a√3 भी है। ए डी बराबर a√3 है और ए डी बराबर क्या है आपका 4r है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यानी कि इसको इक्वेशन मान सकते हैं या इसको इक्वेशन मान सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 4r बराबर a√3, क्योंकि ए डी बराबर 4r है, ए डी बराबर a√3 है, तो 4r बराबर a√3 लिख सकते हैं। r बराबर a√3/4। वैसे हमें यहाँ पर a की ज़रूरत है, डायरेक्ट a भी निकाल सकते हैं हम। तो a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो गया आपका 4r/√3। अब हमें घन का आयतन निकालना है, तो ये a³ हो जाएगा, a³ हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 64, 4 चौको 16 चौको 64, 64r³ अपॉन 3√3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं a³ बराबर 4r/√3 का क्यूब, क्योंकि a³ है, ऐसा लिख सकते हैं। और √3 का हम अगर निकालते हैं तो √3 इंटू √3 अगर हम करते हैं तो √3 और 3 के वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, बचा हमारा √3। तो 3√3 आ गया हमारा, यानी कि √3 इंटू √3 3 हो गया। ये आपका √3 बता दो, 3√3, यानी कि a³ भी निकल चुका है हमारा। यानी कि अब हमारा a³ निकल चुका है। अब संकुलन क्षमता यहाँ पर देख लेते हैं। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आपको पता होगा, गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन इंटू 100, ये हो गया आपका। अब गोले का आयतन
निकला हुआ है हमारा, ये निकला है गोल 2 कणों द्वारा घेरा गया आयतन है, क्योंकि आपका अंतः केंद्रीय का कोष्टिका में संकुलन क्षमता पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका गोले का आयतन है वो है आपका 8/3 पाई आर क्यूब बट्टे हो जाएगा आपका घन का आयतन ए क्यूब। घन का आयतन ये निकला हुआ है आपका, ये निकला है आपका ए क्यूब, और ये निकला आपका गोले का आयतन। तो 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन हो जाएगा 64 आर क्यूब अपॉन 3/√3। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया ये 8 आर क्यूब, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 3 से 3 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो बचा ऊपर पाई इंटू √3 अपॉन 8। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 8। यहाँ पर 100 भी आएगा, ये 100 लिखना भूल गया मैं ज़रा, 100 भी आएगा, सब जगह ये 100 आएगा इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम 314 लिख सकते हैं, 100 हटा देंगे, 1.732 अपॉन 8 बराबर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 543 अपॉन 8 आता है 67.98, यानी कि आपका 68% इसकी पैकिंग इफ़िशेंसी आ गई। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप भी इसको 2-3 बार आप भी बनाइएगा इसको, और आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा, और आपको मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।